हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। ट्यूबरोज कल्टीवेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले एक लेक्चर ट्यूबरोज पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस पर लेक्चर था मैंने, वो था ट्यूबरोज का जनरल इंट्रोडक्शन, ट्यूबरोज का जनरल क्लासिफिकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, यूजेस और पॉपुलर जो कल्टीवर्स हैं, जो वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं ट्यूबरोज की, उनको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लेक्चर 9 पार्ट 1 में डिस्कस किया था, है ना, ट्यूबरोज कल्टीवेशन से रिलेटेड। आज ये उसी के कंटिन्यूएशन में सेकेंड लेक्चर है ट्यूबरोज कल्टीवेशन में, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को स्पेशली डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट था ट्यूबरोज का। इस सेकेंड लेक्चर 9 पार्ट सेकेंड में जो है कल्टीवेशन वाला पार्ट है कि ट्यूबरोज का कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे, है ना। ट्यूबरोज भी एक कट फ्लावर क्रॉप है, तो कट फ्लावर एज वेल एज लूज दोनों ही तरह से यूज़ होती है। तो इसको जो है कल्टीवेशन के लिए इसको कैसी सॉइल कंडीशन चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, किस तरह से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, और जो है किस तरह से इसका फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन है ट्यूबरोज का। बॉटैनिकल नेम है पॉलिएंथस ट्यूबरोज, फैमिली एमाइरिलिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ओरिजिन इसका मैक्सिको है, क्रोमोसोम नंबर 30। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो चलिए क्लाइमेटिक कंडीशन को पहले देखते हैं कि ट्यूबरोज को किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, या प्रॉपर फ्लावरिंग के लिए, किस तरह की क्लाइमेट के लिए ये अडेप्टेबल है। तो देखिए, ट्यूबरोज एक ऐसी क्रॉप है जिसका सक्सेसफुली जो है कल्टीवेशन ट्रॉपिकल कंडीशन में भी कर सकते हैं, सब ट्रॉपिकल में भी और टेम्परेट क्लाइमेट में भी। लेकिन सबसे ईजी जो इसका कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो है ट्रॉपिकल कंडीशन में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट तीनों ही कंडीशन में इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। और इसमें जो फ्लावरिंग है इसके प्लांट में, वो हम थ्रू आउट फ्लावरिंग जो है उस मतलब उसमें पा सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थ्रू आउट द ईयर ट्रॉपिकल टाइप की हो। ट्रॉपिकल टाइप मतलब मीन्स एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, मीन्स एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर की फेज़ अगर ना आए, या क्रॉप को जो है एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर को एक्सपोज ना किया जाए, तो ईज़िली जो है थ्रू आउट द ईयर हम इसमें फ्लावरिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स ट्रॉपिकल टाइप की कंडीशन अगर थ्रू आउट द ईयर हो। ट्रॉपिकल कंडीशन का मतलब माइल्ड क्लाइमेट, जहाँ पर टेम्परेचर रेंज मैक्सिमम और मिनिमम 20 to 30 के बीच में रहे, या 20 to 35 के बीच में रहे, तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन। अबव 35 फिर क्रॉप की ग्रोथ इफेक्ट करने लगती है, मीन्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव टेम्परेचर जैसे ही जाने लगेगा तो क्रॉप की ग्रोथ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी तरह लो टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से बिलो हुआ तो भी जो है प्लांट की ग्रोथ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मतलब 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, या 35 डिग्री का टेम्परेचर है, ये माइल्ड क्लाइमेट कहलाता है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है। अगर इस तरह की टेम्परेचर रेंज हम सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट कंडीशन में भी हम इसे दें, प्रोटेक्टेड कंडीशन में, तो वहाँ पर हम ट्यूबरोज का कल्टीवेशन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इफ़ द टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड लेंथ एंड क्वालिटी ऑफ फ्लावर आर अफेक्टेड। टेम्परेचर 40 डिग्री के और अबव हो जाएगा तो स्पाइक की लेंथ, मतलब जो फ्लावर की जो स्पाइक है, फ्लावर्स मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस है ट्यूबरोज का, उसकी लेंथ और उसकी क्वालिटी दोनों पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वेरी लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट विल डैमेज द प्लांट एंड फ्लावर। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हुआ या पाला पड़ गया तो भी पौधे को और फूलों के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जनरली लो टेम्परेचर में पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, मीन्स किसी तरह की ग्रोथ और फ्लावरिंग नहीं होती है। ट्यूबरोज ग्रोज वेल इन ए सनी सिचुएशन। ट्यूबरोज
जो है उनके ग्रो करने के लिए फुल सनी सिचुएशन होना चाहिए, मीन्स शेडी लोकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग डे टाइप का प्लांट है। लॉन्ग डे मतलब फुल सनलाइट इसको चाहिए, अबाउट 16 आवर्स, 16 घंटे का फोटो पीरियड लेंथ इसको चाहिए होता है। तो ये प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और जितनी ज़्यादा लंबे दिन होते हैं उतनी ही लंबी जो है इसकी इस फ्लावर की स्पाइक होती है। मतलब अगर लॉन्ग डे रहेगा, लंबे समय तक के लिए इसको सनलाइट अवेलेबिलिटी रहेगी, तो फ्लावर की स्पाइक भी जो है वो लंबी होती है, ठीक है। और फ्लावरिंग भी अर्ली हो जाती है ना। विद इन 10 डेज वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद विद इन 10 डेज जो है फ्लावरिंग की स्पाइक आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, टेम्परेचर और फोटो पीरियड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब माइल्ड क्लाइमेट, ठीक है। और जो है लॉन्ग डे कंडीशन, ठीक है। ये लॉन्ग डे कंडीशन जो है ये ट्यूबरोज के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। तो ये ट्यूबरोज की क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल कंडीशन। सॉइल कैसी चाहिए ट्यूबरोज को? तो ट्यूबरोज कैन बी ग्रोन ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल फ्रॉम लाइट सैंडी लोम टू क्ले लोम विच pH रेंज फ्रॉम 6.5 to 7.5 विद गुड एरेशन। मतलब देखिए, ट्यूबरोज एक बल्बस क्रॉप है, हम लोगों ने ग्लैडियोलस में भी इसको डिस्कस किया था। उसी तरह ट्यूबरोज भी एक बल्बस क्रॉप है जैसे कि ग्लैडियोलस। तो बल्बस क्रॉप मतलब इसमें जो स्टेम है इसका, ट्यूबरोज का, वो अंडरग्राउंड होता है, बल्ब होता है, अंडरग्राउंड होता है। तो इसके जो सॉइल है, इसके बल्ब का प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो सॉइल है हमारी, वो थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए और फ्रीएबल होनी चाहिए। बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बल्ब डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सैंडी नेचर की जो सॉइल होती है वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। किसी भी तरह की अंडरग्राउंड क्रॉप हो, जो अंडरग्राउंड बल्बस क्रॉप होती है, उनके लिए सैंडी सॉइल बेड जो है बेहतर होती है। तो ट्यूबरोज ही के लिए कैसी सॉइल चाहिए? लाइट सॉइल। कौन सी सॉइल होती है? सैंडी सॉइल, लाइट होती है। तो ट्यूबरोज कैन बी ग्रोज ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉइल फ्रॉम लाइट सैंडी लोम टू क्ले लोम, ठीक है। pH रेंज 6.5 to 7.5 के बीच में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक और एल्कलाइन नहीं होना चाहिए। वैसे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को ट्यूबरोज टॉलरेट कर लेता है, मीन्स अगर 7.5 के अबव भी थोड़ा pH है, सॉइल सैलाइन और एल्कलाइन है, तो ट्यूबरोज का प्लांट डेड नहीं होगा, मरेगा नहीं। लेकिन हाँ, ग्रोथ और फ्लावरिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी, मतलब वो सर्वाइव तो कर जाएगा, पौधा डेड नहीं होगा, लेकिन हाँ ग्रोथ और फ्लावरिंग पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉपर एरेशन भी होना चाहिए मिट्टी में, मतलब सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाटर एरेशन से फ़ायदा क्या होगा कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होगी। क्योंकि जितनी भी बल्बस क्रॉप हैं, चाहे ट्यूबरोज और ग्लैडियोलस हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनमें वाटर स्टैग्नेशन, अगर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो है बल्ब जो होते हैं या अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो सड़ने लगता है ना। तो इसीलिए वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सॉइल में प्रॉपर एरेशन होना चाहिए, ठीक है। मिट्टी की जो गहराई वो 45 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए, मतलब 45 सेंटीमीटर तक अच्छी टेक्सचर की सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड, मतलब जल भराव ना हो, फ्रीएबल होनी चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और मतलब जितने भी तरह की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सॉइल में होनी चाहिए। क्रॉप इज़ सेंसिटिव टू वाटर स्टैग्नेशन। ये मैंने बताया कि जो फसल है ट्यूबरोज की, रजनीगंधा जो है वाटर यानी जल भराव के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। सो इसेंशियल टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, इसलिए ड्रेनेज की व्यवस्था आपके जो फील्ड है उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मीन्स आपको स्लोप बेहतर बनाना होगा कि कहीं भी जल भराव ना होने पाए। द क्रॉप कैन बी ग्रोन इवन इन हाई सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। ये मैंने बताया कि क्रॉप को थोड़ा सा हाई सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है तो वहाँ भी ग्रो किया जा सकता है ना, सॉइल को रिक्लेम करके, उसको मैनेज करके। It is observed that vegetative growth and flowering are affected by increasing the level of sodium chloride and a very low concentration of calcium chloride। मीन्स अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है तो पौधा तो सर्वाइव कर जाएगा। मैंने बताया कि अगर सैलाइन अल्कलाइन सॉइल है तो पौधा सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन फिर भी वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग पर प्रभाव पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन है कैल्शियम क्लोराइड का, मीन्स कैल्शियम क्लोराइड का सॉइल में कंसंट्रेशन कम रहेगा तो भी ग्रोथ और फ्लावरिंग को पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इस तरह से कुल मिलाकर की जो सॉइल कंडीशन है इसके लिए चाहिए वो लाइट सैंडी लोम टू क्ले लोम विद नॉर्मल पीएच सूटेबल होती है, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर बल्ब डेवलपमेंट हो सके। और हाँ, एक चीज़ और कि वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांटिंग टाइम। अब ट्यूबरोज को प्लांट कब करते हैं? ट्यूबरोज का जो प्लांटिंग टाइम है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन जो कंडीशन, नॉर्थ इंडियन हिली रीजन है और नॉर्थ इंडियन जो प्लेन रीजन है, वो दोनों ही जगह का अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर जो प्लांटिंग टाइम है सूटेबल वो है फरवरी मार्च, मतलब स्प्रिंग सीजन की स्टार्ट होते ही हमें इसकी प्लांटिंग कर देनी, मतलब जैसे ही विंटर्स का टाइम ओवर हो जाए, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर ठंड में टेम्परेचर 20 से भी थोड़ा लो चला जाता है 1-2 महीने के लिए, तो उस समय पर बल्ब जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, तो वो हम प्लांटिंग टाइम सूटेबल नहीं होता। जैसे जैसे फरवरी मार्च में टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है तो वो 20 से अबव हो जाता है, तो फिर वो प्लांटिंग टाइम ट्यूबरोज की प्लांटेशन के लिए सूटेबल रहता है। और अगर नॉर्थ इंडिया के हिली रीजन, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर पहाड़ी इलाकों पर तो फरवरी मार्च में भी लो टेम्परेचर रहता है ना, थोड़ा सा और लंबे समय तक विंटर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हम जो वहाँ पर प्लांटिंग करते हैं हिली रीजन में, वहाँ जो मंथ हम सेलेक्ट करते हैं वो है अप्रैल मई। अप्रैल मई से वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, रेज करने लगता है, 20 से अबव होने लगता है। तो अप्रैल मई जो है हिली रीजन के लिए सूटेबल प्लांटिंग टाइम है और फरवरी मार्च जो है वो प्लेन रीजन के लिए। बल्ब्स कैन ऑल्सो भी प्लांटेड ड्यूरिंग जुलाई अगस्त। रेनी सीजन मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पे भी हम प्लांटिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जगह ऊंची होनी चाहिए, वहाँ पर जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। साउथ इंडियन कंडीशन में मतलब इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर, दक्षिण भारत में, वहाँ पर ऑल द ईयर हम प्लांटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर माइल्ड होता है। वहाँ साउथ में जो है बहुत ज़्यादा समर्स और बहुत ज़्यादा विंटर्स का फेज़ नहीं आता है, तो इसलिए ऑल ईयर राउंड हम कभी भी प्लांटिंग कर सकते हैं। पर फिर भी देखा गया है कि अप्रैल मई में अगर प्लांटिंग करते हैं तो फ्लावर की ईल्ड जो है वो ज़्यादा होती है। टू ऑब्टेन फ्लावर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, अगर आप व्यावसायिक स्तर पर ट्यूबरोज की खेती कर रहे हैं और साल भर चाहते हैं कि फूलों का उत्पादन होता रहे, तो सीक्वेंशियल प्लांटिंग करिए। सीक्वेंशियल मतलब कि 15-15 दिन के अंतराल पर जो है प्लांटिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन। मीन्स प्लांटिंग टाइम हमारा डिसाइड हो गया कि इस टाइम पर हमें प्लांटिंग करनी है, फरवरी मार्च हो या अप्रैल में हो, तो प्लांटिंग टाइम के अकॉर्डिंग हमें लैंड प्रिपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि अगर प्लांटिंग टाइम फरवरी मार्च है, मतलब प्लेन नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन में प्लांटिंग टाइम अगर फरवरी मार्च है, तो लैंड की प्रिपरेशन जो है 1 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, 1 महीने पहले ही लैंड को पहली बार उसकी अच्छे से, जहाँ पर आपको प्लांटिंग करनी है वहाँ पर अच्छी सी जो है गहरी जोताई करा देनी चाहिए, और उसके बाद उसके बाद जोताई करा के छोड़ देना चाहिए 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद दूसरी बार जो प्लॉइंग करानी होती है, जोताई करानी होती है, वो प्लांटिंग के जस्ट 1 वीक बिफोर करानी होती है ना। तो दूसरी बार जब हम जोताई कराते हैं, प्लॉइंग कराते हैं, तो हम फिर उसी समय ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब FYM या कंपोस्ट जो भी अवेलेबल है उसको मिक्स कर देंगे एट द रेट ऑफ 20 to 50 टन पर हेक्टेयर, मतलब 20 से 50 टन पर हेक्टेयर। ऑर्गेनिक मैन्योर डिपेंड करता है आपकी सॉइल कंडीशन में ऑलरेडी कितना ऑर्गेनिक मैटर है। तो दूसरी बार जब जोताई करेंगे तो उसी समय FYM या कोई दूसरी ऑर्गेनिक कंपोस्ट को जो है सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से मिट्टी को लेवल करते हैं, पूरे फील्ड को लेवल करेंगे, उसमें किसी भी तरह के बड़े क्लॉड्स नहीं होने चाहिए, वीड्स की जो है राइजोम्स नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह की वीड्स वगैरह या क्लॉड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर स्लोप फील्ड का जरूर देना चाहिए ताकि कहीं पर भी जो है वाटर स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पूरे जो आपका फील्ड है जो जोताई के बाद तैयार हो गया, तो उसको फिर प्रॉपर जो है अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। इस तरह से डिवाइड करिए कि सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, इरिगेशन चैनल को मतलब किस तरह से आप सिंचाई करेंगे उस आधार पर पूरी फील्ड को एक कन्वीनियंट साइज़ के प्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। और फिर उन प्लॉट्स के अंदर, हर एक प्लॉट्स के अंदर रिज और फरो का फॉर्मेशन करिए, है ना। रिज और फरो कितनी दूरी पर बनेगी वो डिपेंड करता है कि स्पेसिंग कितनी है क्रॉप की, है ना।
तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिंग जो है रिज और फरो को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फील्ड को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। ट्यूबरोज को प्रोपोगेट कैसे किया जाता है, मतलब कौन सा पार्ट होता है जिससे हम ट्यूबरोज को मल्टीप्लाई करते हैं या बोआई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ट्यूबरोज का जो प्रोपोगेशन है वो वेजिटेटिव मेथड से भी किया जाता है और सेक्सुअल मेथड से भी किया जाता है। पर कमर्शियल जो मेथड मतलब कमर्शियल लेवल पे जब हम ट्यूबरोज का कल्टीवेशन करते हैं तो हम वेजिटेटिव मेथड से उसको प्रोपोगेट करते हैं, मींस वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेट करते हैं। और वो वेजिटेटिव पार्ट है इट्स अंडरग्राउंड मॉडिफाइड बल्ब्स, है ना, या अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ट्यूबरोज का अंडरग्राउंड मॉडिफाइड जो स्टेम है वो कहलाता है बल्ब या फिर बल्बलेट। तो इसके अंडरग्राउंड मॉडिफाइड जो पार्ट है उससे हम इसको प्रोपोगेट करते हैं। और दूसरा मेथड है सेक्सुअल मेथड, यानी थ्रू सीड, बीज के माध्यम से। तो बीज के माध्यम से हम रेगुलर इसकी कल्टीवेशन के लिए बीज का इस्तेमाल नहीं करते। बीज का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ट्यूबरोज में हम ब्रीडिंग कर रहे हो। ब्रीडिंग मतलब फॉर डेवलपिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी, कोई नई वेराइटी डेवलप करने के लिए जब हम ट्यूबरोज का कल्टीवेशन करते हैं तब हम बीज के माध्यम से ट्यूबरोज को प्रोपोगेट करते हैं। अदरवाइज जब हम व्यावसायिक स्तर पर फूलों के लिए खेती करते हैं तो हम वेजिटेटिव पार्ट्स यानी बल्ब या बल्बलेट्स के थ्रू इसका कल्टीवेशन करते हैं। प्रोपोगेशन बाय बल्ब्स इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड है, ये बहुत ही सामान्य मेथड है बल्ब से इसका प्रोपोगेशन। ठीक है, कमर्शियल लेवल पर ट्यूबरोज को मल्टीप्लाई करने के लिए। The bulbs remain dormant during winter months in the places where the temperature is low. बल्ब जो है वो मैंने बताया कि विंटर्स में जब लो टेम्परेचर होता है विंटर्स में, तो बल्ब जो है वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। मीन्स डॉर्मेंसी का मतलब किसी तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती है ना। तो विंटर्स में बल्ब जो है वो डॉर्मेंसी में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अर्ली प्लांटिंग करना चाहते हैं, सपोज दैट कि फरवरी मार्च में नहीं, आप चाहते हैं कि हम अर्ली प्लांटिंग करें जिससे कि अर्ली फ्लावरिंग हमें मिल जाए, तो इसके लिए हम चाहें तो इसकी विंटर्स में ही इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हैं। इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो बल्ब्स हैं उसको हम 4% थायो यूरिया का सोल्यूशन बना करके 1 घंटे के लिए बल्ब्स को उसमें डिप कर देते हैं, भिगो देते हैं। ठीक है, थायो यूरिया जो होता है ये जो है बल्ब्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो बल्ब में जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर आप उन बल्ब्स को प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह थायोरिया के अलावा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, ये भी जो है एक केमिकल है जो कि डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो थायोयूरिया या फिर इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इन दोनों को ही बल्ब अगर डॉर्मेंट है तो उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, बल्ब अपने आप भी डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं। जैसे ही विंटर सीजन ओवर हो जाता है, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जैसे जैसे होने लगता है, अपने आप बल्ब की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है और आप देखेंगे कि बल्ब्स अपने आप उनमें जो है स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, मतलब ग्रीन कलर की लीव्स आना शुरू हो जाती है। तो समझ जाइए कि डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि टेम्परेचर रेज कर जाने के बाद भी डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होती, तो आप इन केमिकल्स की मदद से, थायोयूरिया या इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन की मदद से भी डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हैं। The bulbs are separated from the clumps by rubbing of the loose scales and long roots should also be removed. अब पहले बल्ब की इमेज देख लीजिए ताकि पहले समझ में आए कि बल्ब जो है ट्यूबरोज का बल्ब होता कैसा है। ये देखिए, ये है ट्यूबरोज का बल्ब। ठीक है, इसको जिसको हम बल्ब कह रहे हैं बॉटेनिकली ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये फर्स्ट इमेज, ये पूरा का पूरा बल्ब्स का क्लम्प है, पूरा का पूरा क्लस्टर है जिसमें एक बड़ा बल्ब है। अगर आप देखिए तो सेंटर में ये एक बड़ा बल्ब है और ये छोटे छोटे बहुत सारे साइड में स्मॉल साइज़ के जो बल्ब्स हैं इनको बल्बलेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह ये राइट साइड की इमेज देखिए तो ये एक
इस साइज़ का बल्ब जो है, जो स्पिंडल शेप हो, इस शेप को स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल शेप का जो ये बल्ब है, ऐसा बल्ब और जिसका डायमीटर लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर हो, ऐसा बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्लांटिंग के लिए। ठीक है, आप अच्छे से इसकी इमेज देख लीजिए। ये ट्यूबरोज का बल्ब है, यही पार्ट होता है जो सॉइल में अंडरग्राउंड जो है जो डेवलप करता है। तो इन्हीं बल्ब्स को और बल्बलेट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और फिर प्लांटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रोपोगेशन जो बल्ब का करते हैं, इसमें लास्ट लाइन में देखिए, बल्ब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्लम्स। सारे बल्ब या बल्बलेट्स को क्लम्स से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और उसमें जो ड्राई स्केल लीव्स हैं उनको हटा देंगे, लंबी अगर जड़ें हैं तो उनको भी हटा देंगे, सारी जड़ें नहीं, जो जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो उनको रिमूव कर देंगे। फिर उस बल्ब को हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करेंगे। बल्ब कैसा होना चाहिए? स्पिंडल शेप का होना चाहिए विद डायमीटर ऑफ 2.6 to 3 सेंटीमीटर, मतलब वही कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर का होना चाहिए। ऐसा बल्ब प्लांटिंग के लिए सूटेबल रहता है। इफ़ द बल्ब्स आर वेरी लार्ज, कभी कभी बल्ब बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और मोटे से होते हैं, तो ऐसे बल्ब को हम सिंगल बल्ब को ना यूज़ करके उसको 2 से 3 वर्टिकल सेक्शन में कट कर लेंगे। बल्ब्स को 2 से 3 भागों में कट कर लेंगे, वर्टिकल कट करेंगे, हॉरिजेंटल नहीं। इस तरह से कट करेंगे कि जो ऊपर की जो बड है, मतलब नोड है बल्ब्स में, वो और नीचे की बेसल प्लेट, मतलब जहाँ से रूट प्रोड्यूस हो रही है, वो हिस्सा हर एक पार्ट में होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सीधा सीधा वर्टिकल सेक्शन में हम बल्ब्स को कट करेंगे। उसके बाद हम इन जो है प्लांटिंग के लिए उसको यूज़ करेंगे, अगर बल्ब बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ का है तो। अदरवाइज सिंगल बल्ब को हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सिंगल बल्ब हो या जो वर्टिकल सेक्शन में कट किए हुए बल्ब्स हों या बल्बलेट्स हों, इन सभी को प्लांटिंग से पहले फंजीसाइड से ट्रीट कर देना और बेहतर होता है कि किसी भी तरह का फंगल जो है पैथोजन का अटैक ना होने पाए, है ना। तो कॉपर फंजीसाइड से ट्रीट करने के बाद बल्ब्स को जो है वर्टिकल कंडीशन में हम प्लांट करते हैं। वर्टिकल कंडीशन मतलब जैसे ये देखिए रखा हुआ है बल्ब, वर्टिकल कंडीशन में, इसी कंडीशन में हम ज़मीन में ऐसे ही रखते हैं, लिटा करके नहीं रखेंगे, हॉरिजेंटल नहीं रखेंगे, बल्ब खड़ा करके रखेंगे और फिर इसके ऊपर से इसको मिट्टी से ढक देंगे। और मिट्टी से इस तरह से ढकेंगे कि इसका थोड़ा सा टिप ऊपर का दिखते रहना चाहिए। इस तरह से कुल मिलाकर 8 से 9 टन बल्ब की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर में प्लांटेशन के लिए। अगर आपको 1 हेक्टेयर में प्लांट करना है तो 8 से 9 टन बल्ब होने चाहिए। तो 8 से 9 टन बल्ब में 1 लाख से 2 लाख बल्ब की आपको रिक्वायरमेंट होगी 1 हेक्टेयर लैंड के लिए। 1 लाख से 2 लाख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्पेसिंग फॉलो, डिपेंड करता है स्पेसिंग आप क्या रख रहे हैं। कम स्पेसिंग रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा बल्ब्स की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा स्पेसिंग रख रहे हैं तो कम बल्ब्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप 15 से 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग जो है रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा बल्ब चाहिए होंगे। तो महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पर जो जनरल रिकमेंडेड स्पेसिंग किया गया है ट्यूबरोज प्लांटिंग के लिए वो 15 से 20 सेंटीमीटर है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में जो स्पेसिंग रिकमेंड की गई है वो 25-25 सेंटीमीटर है। और लखनऊ कंडीशन यानी जो नॉर्थ इंडियन यूपी कंडीशन है, वहाँ के लिए जो स्पेसिंग रिकमेंड की गई है वो 30-30 सेंटीमीटर, मतलब 30-30 सेंटीमीटर पर रिज और रिजेस बनाना होगा। जहाँ पर जो बात हो रही 15-20 या 25-25 या 30-30, यहाँ बात ये हो रही है कि 30 सेंटीमीटर रो टू रो मतलब 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर रिज बनाएंगे, है ना। और प्लांट टू प्लांट भी 30 सेंटीमीटर होगी। अगर 15x20 है तो 15-15 सेंटीमीटर 20-20 सेंटीमीटर पर रो बनाएंगे, रिज बनाएंगे और हर रिज पर 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, तो और जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, मतलब जैसे आंध्रा वगैरह है या कर्नाटक वगैरह है, वहाँ पर 20-20 की स्पेसिंग रिकमेंड की गई। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पेसिंग है, पर ऑन एन एवरेज इन स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए 1 लाख से 2 लाख बल्ब की आपको रिक्वायरमेंट होगी अगर 1 हेक्टेयर लैंड में आपको प्लांटेशन करना है। बेहतर हो कि आप अपनी प्लांटिंग जो डिस्टेंस है उसके अनुसार कैलकुलेट कर लें कि कितना बल्ब आपको लग जाएगा। While planting, the bulbs are planted at the recommended plant spacing। हाँ, फिर प्लांटिंग के समय जो भी प्लांटिंग स्पेस है उसके अनुसार आप प्लांट तो करेंगे, लेकिन जो बल्ब होगा वो काफ़ी गहराई में जाना चाहिए। बहुत ऊपर आप प्लांटेशन नहीं करेंगे, मतलब 3.5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में बल्ब होना चाहिए रिज में। इसीलिए बल्ब्स को रिज पर लगाते हैं। तो रिज पर जब आप प्लांटेशन करते हैं तो बल्ब को गहराई में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बल्ब्स लाइन्स पर रखते जाते हैं और उसके ऊपर
मिट्टी से उसे ढकते जाते हैं रिज बनाते हुए, जैसे कि पोटैटो आलू में जैसे बुआई की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी करते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली रिज जो है 3.5 से 7 सेंटीमीटर ऊंची तक मिट्टी जब आप रिज रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिज इतनी हाइट तक पहुंच जाता है ना। तो इस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं, और फिर जो है प्लांटिंग के इमीडिएटली उसके बाद जो फरोज़ हैं उनको हम इरिगेट कर देंगे। लाइट इरिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरते हैं, फरोज़ में इरिगेशन कर देते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो है बल्ब्स तक पहुंचने लगे और बल्ब्स जो है स्प्राउट कर जाएं। ये देखिए ये है रिज और फरो का प्रिपरेशन है प्लांटिंग के लिए, ट्यूबरोज बल्ब की प्लांटिंग करने के लिए। तो इस तरह से जो है रिज बना करके और फरोज में इरिगेशन करते हैं और रिज पर जो है वो प्लांटेशन करते हैं। और फिर ये सेकंड इमेज में नीचे देखिए कि इस तरह से आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग में इस तरह से आपको फील्ड आपकी दिखेगी। रिजेस पर जो है आपने प्लांटेशन किया है, इसलिए रिजेस पर जो है प्लांट्स जो है वो रो टू रो आपको दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैन्योर और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट। मैन्योर और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आप ट्यूबरोज का कल्टीवेशन किस लिए कर रहे हैं। जैसे आप फ्लावर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, मीन्स आपको फ्लावर चाहिए, कट फ्लावर या लूज फ्लावर के लिए कर रहे हैं, तो 100, 60 और 40 के रेशियो में NPK आप अप्लाई करेंगे। ये रिकमेंड मतलब ऐसा कहा गया, ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है ये। इससे बेहतर है कि आप अपनी सॉइल को पहले टेस्ट करा लीजिए कि ऑलरेडी उसमें कितना NPK है, उस अकॉर्डिंग आप अपना फर्टिलाइज़र डोज जो है वो सेट करिए। लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है, मतलब ट्यूबरोज का जो रिक्वायरमेंट है, ट्यूबरोज की रिक्वायरमेंट है 100 kg नाइट्रोजन उसे मिलनी चाहिए, 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटाश, है ना, एक जो है फ्लावरिंग टाइम के लिए, मतलब एक बार की वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग पीरियड के लिए। और अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ट्यूबरोज का कल्टीवेशन कर रहे हैं, मीन्स फ्लावर के लिए नहीं, उससे जो है हमें एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, तो ज़्यादातर कंक्रीट की रिकवरी हो या ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन हो, इसके लिए हमें जो फर्टिलाइज़र डोज है वो नाइट्रोजन की 80 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग देनी होगी। फॉस्फोरस और पोटाश जो है वो 60, 40 kg रेस्पेक्टिवली जो है अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटाश। नाइट्रोजन की जो डोज़ होगी वो कैसे अप्लाई करना है आप अच्छे से जानते हैं कि फुल डोज हम जो है नाइट्रोजन की कभी नहीं देते, वो हम पोटाश और फॉस्फोरस और पोटेशियम की फुल डोज तो हम फील्ड प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई कर देंगे, लेकिन नाइट्रोजन की सिर्फ हम हाफ डोज अप्लाई करेंगे, 1/3 जो है हम या हाफ डोज हम ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, और बाकी की हाफ डोज हम टॉप ड्रेसिंग मतलब आफ्टर 45 डेज हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, तो इसलिए हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अप्लाई करते हैं ना। NPK के अलावा दूसरी जो फर्टिलाइज़र है, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन, जिंक, मैग्नीज, एल्युमिनियम, बोरॉन, कॉपर, ये भी ग्रोथ और फ्लावरिंग को इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं और बहुत तरह से क्रॉप को तमाम तरह के डिजीज़ या डिसऑर्डर से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरी तरह से क्रॉप को अप्लाई करना चाहिए। इरिगेशन कब कब देना है? इरिगेशन एक तो पहला इरिगेशन तो बल्ब प्लांटेशन के जस्ट आफ्टर हमें अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो बाकी के इरिगेशन है वो 5 या 7 दिन के इंटरवल पर डिपेंड करता है वेदर कंडीशन कैसी है ना। अगर समर का मंथ है तो इरिगेशन हमें हफ्ते में 2 बार करना है, और अगर विंटर्स का है तो हम 15 डे इंटरवल पर इरिगेशन करेंगे, और अगर रेनी सीजन का टाइम है तो हम इरिगेशन अप्लाई नहीं करेंगे इफ़ द सॉइल हैज़ सफिशिएंट मॉइस्चर। ठीक है, सॉइल की कंडीशन को और वेदर की कंडीशन को मौसम की कंडीशन को ध्यान में रख के ही हम इरिगेशन करेंगे। तो इतना जो है प्लांट ट्यूबरोज के कल्टीवेशन से रिलेटेड था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है हमसे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, हम इसको रिप्लाई करेंगे। और इसके बाद ट्यूबरोज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस देखेंगे, मतलब कि कैसे क्रॉप की केयर और मैनेजमेंट करते हैं, हार्वेस्टिंग यील्ड कितनी होती है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।